आदाब। अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदू में हैं, सिर्रे आदम है ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। पहाड़ों के बीच में एक खूबसूरत वादी, लेकिन जब हम ज्योग्राफी देखते हैं, ज्योग्राफी ये कहती है कि हिंदुस्तान का सबसे बैकवर्ड इलाका, दूसरा सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, एक ज़माने में अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा कहा जाता था, जिसे आज भी जब आप जम्मू से डोडा की तरफ निकलते हैं तो आप अगर बारिश हो रही हो या मौसम ख़राब हो तो आपको अपनी जर्नी, आपको अपना सफ़र जो है वो मुलतवी करना पड़ता है और तय करना पड़ता है जी कि 2 दिन के बाद मैं ये सफ़र करूँगा, अभी नहीं करूँगा, क्योंकि रास्ते में किसी भी जगह लैंडस्लाइड हो सकता है, रास्ता बंद हो सकता है और 3-4 दिन भी मुझे लग सकते हैं अपने घर पहुँचने में। ट्रैफिक का कंजेशन हो तो परेशानी दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। आज भी बिजली पानी के मसाइल उस इलाके में हैं। हालांकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल का जब बात की जाती है तो 20,000 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल वाले उस इलाके में, जहां पर 5 बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, उस इलाके की बैकवर्डनेस का आलम यह है कि देश में दूसरे स्थान पर उसे रखा गया था 2005-6 की दहाई में। आज थोड़ी सी सूरत बदली है, मगर कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया है। लेकिन आज उस इलाके के लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है, डॉक्टर असरार अहमद किचलू मेरे साथ हैं। सिविल सर्विसेज में 248वां रैंक और एक लंबे समय के बाद डोडा से आईएएस क्रैक करने वाले मेरे साथ हैं डॉक्टर असरार अहमद किचलू। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सो मच। सबसे पहले ये कि आप उस इलाके से आते हैं जिस इलाके की रोड कनेक्टिविटी आज भी एक बड़ा मसला है। जी। कैसा महसूस हो रहा है? आज आपने सिविल सर्विसेज क्रैक किया है, अब आगे ये नहीं मालूम कि आपको कैडर कहाँ का मिलता है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि कैसा महसूस हो रहा है? सर, खुशी तो बहुत हो रही है। अभी सुबह ही रिज़ल्ट आया तो रियलाइजेशन पूरी अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारी स्टेट से कुछ ही लोग हैं जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। अगर आप बाकी स्टेट्स देखें, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ से मोर देन 50 लोग होते हैं जो क्लियर करते हैं, हमारी स्टेट से कम होते हैं। तो खुशी है हमें कि अगर हम जाए, हमने भी अपने सीनियर्स को देखा है, जब वो क्लियर करते थे तो हमें फील होता था कि हम भी क्लियर कर सकते हैं। खुशी बहुत है, स्पेशली हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट से बहुत रेयरली कोई लोग हैं जो आते हैं। चिनाब वैली से कुछ लोग आ रहे हैं, बट डोडा डिस्ट्रिक्ट से अभी भी कम है। खुश हूँ अपने भद्रवाह रीजन से, अपनी फैमिली के लिए, खुद अपने पर्सनल गोल्स से कुछ जो उन सभी के लिए बहुत खुश हूँ। विमर्श आर्यन, वो यहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर भी रहे और आज यूनाइटेड नेशंस में जो है वो जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी इसी इलाके के रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा दाएं बाएं देखूं तो नज़र नहीं आता कि किसी ने सिविल सर्विसेज पिछले कम से कम 4 सालों में वहाँ से क्वालिफाई किया हो। आप क्वालिफाई कर गए हैं, प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी आपकी? सर, वो डिपेंड करेगा कि हम कहाँ पे सर्व करें, कौन सी सर्विस मिले, अभी वो भी क्लैरिटी नहीं है, थोड़ी देर में मिल जाएगी। बट जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा है, वो हमेशा यही रहा है कि जस्ट स्टिकिंग टू द ग्राउंड, ज़्यादा सोचे ना कि ऑफिसर बन गए, वैसा फील आना नहीं चाहिए। लोगों के लिए सर्व करना है, दिस इज़ अ पब्लिक सर्विस, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लोगों के लिए काम करें, जो खासकर रिमोट एरियाज़ हैं, जो लोग नीचे वाले तबके से आते हैं, उन सब के लिए बहुत काम करें। इंटेंशन तो वही रहेगी सर। आप भद्रवाह से आते हैं, भद्रवाह को अगर पूरा अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा को देखा जाए, आज तो 3 ज़िलों में बट गया है, रामबन, डोडा, किश्तवाड़। इस इलाके की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कि ये बैकवर्ड इलाका, सड़कें हमारे पास है नहीं, बिजली पानी का निज़ाम भी हमारा ख़राब है। लेकिन भद्रवाह को एजुकेशन बाउल कहा जाता था कि तालीम याफ्ता लोगों की अगर बात की जाती थी तो भद्रवाह का एक ख़ास नाम और ख़ास मकाम है। आप भद्रवाह से आते हैं तो जानना चाहूँगा कि आपके इलाके में ऐसा क्या है कि तालीम के साथ इतना ज़बरदस्त जो जोड़ लोगों का है? इससे पहले भी सिविल सर्वेंट बहुत सारे वहाँ से रहे हैं, महबूब इकबाल रहे हैं, बाकी और भी बहुत सारे लोग रहे हैं, और आप ही के इलाके से इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद जो हैं मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में पिछले इतने सालों से हैं। उसके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त है लोगों की। तो क्या ख़ास चीज़ है भद्रवाह में ऐसी?
सर भदरवा का अगर आप देखें, भदरवा टाउन का, तो JNK में वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, नियर अबाउट, आई एम नॉट वेरी श्योर बट इट इज़ नियर अबाउट 89%, विच इज़ वेरी गुड। बाकी एरिया से आप देखें, सेक्स रेशो भी आप देखें तो मोर देन 930 है। तो इन इंडिकेटर्स से ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छी है वहाँ पे। और अब अगर आप हिस्ट्री में आप जाएँ तो भदरवा एक जागीर थी जो प्रिंसिपैलिटी थी, तो इसलिए वो काफ़ी उनका फोकस रहा था। अगर हम शुरू में देखें तो जो हमारा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज भदरवा, वो भी 1950s में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे जो वहाँ से स्टार्ट हो गए थे। तो फोकस हमेशा से रहा है, रूलर्स हो, गवर्नमेंट हो, वो हमेशा फोकस रहा है। बदकिस्मती ये है कि थोड़ा रिमोट एरिया है, जो मेन टाउन एरिया है वो फिर भी फोकस्ड है। जो पेरिफेरल एरियाज है वहाँ की रिमोट लोकेशन की वजह से अभी भी रोडवेज नहीं है प्रॉपरली, अभी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिसिंग है वहाँ पे। तो फोकस तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है उस पर, बट ये जो यूथ है वहाँ का, वो हमेशा चाहते हैं एजुकेशन की तरफ। मेरे आसपास में कितने लोग देखता हूँ हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से जो बहुत आगे आना चाहते हैं। उनको बस यही है, यहाँ पे एक रोक है कि लोगों को लगता है हम शायद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत कम सेट हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम भी एक सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन हो सकते हैं। हमें अभी बहुत काम करना है आगे, अभी कुछ अचीव नहीं किया है, लेकिन जैसे हमने अपने सीनियर्स को देखा है, बस यही प्राउड फील होता है कि हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स को देख के बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे और दे विल कम फॉरवर्ड एंड अपेयर फॉर द सिविल सर्विस। और बहुत पोटेंशियल है और इजीली क्लियर कर सकते हैं लोग वहाँ के। आपका नाम असरार है। जी सर। और अगर मैं इस नाम की थोड़ी सी खदोखाल ढूंढूं तो मुझे पता चलता है कि ये नाम जो है एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग जो हैं हज़रत शाह असरारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके नाम से मुंसलिक है। जी। तो आपसे जानना चाहूँगा कि तबीयत में क्या कुछ आपकी ऐसा आपके माँ बाप ने देखा कि उन्होंने बचपन में ही आपका नाम असरार रख दिया? सर उतनी छोटी एज में कुछ तरबियत तो नहीं, आज तो थोड़ा लगता होगा कि यार ये क्वालिटीज़ तो मेरे अंदर ही है। सर वो बाकी बेहतर बता सकते हैं, मैं अपना नहीं बोल सकता, लेकिन ये सही बात है कि असरारुद्दीन साहब के नाम पे ही मेरा नाम रखा गया है। फ़ख्र होता है मुझे कि कुछ जो हमारे एरिया के लोग हैं, अगर हमारा नाम है तो हम उस पर खड़े रह सकें। जो भी हमारे से एक्सपेक्टेशंस हैं, नाम तो बहुत छोटी चीज़ है, बट जो भी हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी पेरेंट्स की हैं, लोगों की हैं, आई होप कि हम उस पर खड़े रह पाएँ और काम करें लोगों के लिए जितना कर सकते हैं। सर आप एक डॉक्टर हैं, पेशे से एक डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, और हमारे इलाके के लोगों का या पूरे जम्मू कश्मीर में एक लोगों का जहन है, ये 12वीं जो ही बच्चा कर लेता है जिसको या तो डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। आपने MBBS कर लिया। MBBS करने के बाद आप अपने मेडिकल प्रोफेशन को भी चुन सकते थे और एक अच्छे डॉक्टर सर्जन बन के, जिसकी ज़रूरत हमारे इलाके को है, खिदमत कर सकते थे लोगों की। सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे आना हुआ? सर एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था इनिशियली सिविल सर्विस का। मुझे याद है मैं फाइनल ईयर में था, वन ऑफ माई जूनियर्स ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड कि उसने जस्ट एंटर किया था, फर्स्ट ईयर में आया था, और वो बोल रहा था उसको सिविल सर्विस करना है। तो मैं ये बोल रहा था कि अपने 6 साल क्यों वेस्ट कर रहे हो आप, रादर गो फॉर एनी ग्रेजुएशन, उसके बाद आप कर सकते हैं इजीली। बट फिर जब मैंने खुद देखा, जब हम क्लिनिकल हमारा पोस्टिंग्स होती थी, तो बहुत सारी चीज़ें दिखती थी। जैसे लोग जो बैकवर्ड एरिया से आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रामबन एरिया से, अपनी डोडा डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, किशोर से, या रजौरी पुंछ के पहाड़ों से जो आ रहे हैं, कठुआ के पहाड़ों से जो लोग आ रहे हैं, अब बहुत सारी उनको तकलीफ़ें होती हैं। बेसिक अवेयरनेस नहीं होती है, एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, पावर नहीं होती है घर पे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में अभी भी बिजली नहीं है। तो उनको देख के मुझे लगता था कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ सर्व कर पाएँ इनको। तो वो एक मोटिवेशन था हमेशा से रहा कि मैं बहुत सारे ऑप्शंस देखता रहा, तो मुझे सिविल सर्विस एक ऑप्शन मिला जहाँ पे मैं वर्क कर सकता हूँ डाइवर्स फील्ड। यानी आप निज़ाम के अंदर बदलाव चाहते हैं, सिस्टम के अंदर बदलाव का पूरा तो नहीं कर सकता एक बंदा, लेकिन जितना भी बेहतरी, अब जितना एक बंदे में अपना पोटेंशियल है, एज अ मेडिको आपको लगता है कि मुमकिन नहीं है सब चीज़ें करना? सर सर्व तो बहुत अच्छा कर सकता है। मेडिकल प्रोफेशन इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन। मेरे साथ बहुत सारे, खुदा के बाद तो लोग डॉक्टर को ही देखते हैं। जी, लाइफ अगर आप कोविड को देखें, अभी सिचुएशन हुई, तो डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस, सभी जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा सामने आई है। बट वो एक चीज़ है, वो क्लिनिकल एस्पेक्ट और हेल्थ केयर एस्पेक्ट को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ केयर के पीछे भी अगर आप देखें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एड्रेस नहीं होते। हेल्थ भी एक, आप जो पब्लिक हेल्थ है उसमें सिर्फ हेल्थ नहीं आता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस, उसमें बेसिक अवेयरनेस है, उसमें बेसिक जो पावर सेटिंग्स है, आपको कुछ एक नेबुलाइजर कोई मशीन ही लगानी है तो अपने घर में भी लगानी है, आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसके लिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसके लिए आपको ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। हेल्थ को कभी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ को भी आगे बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप डॉक्टर रहे हैं, आपसे एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के हेल्थ केयर सिस्टम को ज़रा सामने रखिए और मुझे आप बताइए कि आप क्या आंकते हैं कि इस सिस्टम को क्या करने की ज़रूरत है? सर अगर हेल्थ केयर आप ओवरऑल इंडिया की देखें तो
जो JNK हैं बहुत बार इंडिया का जो ऑल इंडिया हेल्थ इंडेक्स होता है उसमें JNK 7th पे स्टैंड करता है, विच इज़ अ प्रीटी गुड रैंक। प्लस अगर आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखें, IMR देखें तो नेशनल एवरेज से बेटर है वो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ अराउंड 4 years हायर देन दी नेशनल एवरेज। तो हेल्थ केयर सेटिंग्स अच्छी हैं, बट ये है कि रीजनल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। जैसे जम्मू में आपको डिस्ट्रिक्ट में अच्छी मिल जाएंगी सर्विसेज, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगी, बट जितना आप पेरीफ्री में जाएंगे उतना अवेलेबिलिटी का इशू है, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं। सबसे पहले तो रीजनल डिवाइड को एड्रेस करना होगा। प्लस अर्बन एरियाज़ में बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, रूरल एरियाज़ में नहीं है। प्लस फैसिलिटीज़ एज सच हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा है, PHCs हमारी हैं, ऑल्दो डॉक्टर्स की अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। बट जो GMCs हैं, जो हमारे टर्शरी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी भी बहुत कमी थी। अब बहुत सारे 7 more इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग अप, एम्स भी आ रहा है, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं और लग रहा है कि फ्यूचर वुड बी मच बेटर इन JNK। थोड़ा सा बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन को लेकर। जब आप एक मेडिकल प्रोफेशन से हैं और मेडिकल प्रोफेशन से अब आपने सिविल सर्विसेज करने का इरादा बना लिया, इरादा जो ही बनाया तो पहला काम है सब्जेक्ट को चूज करना कि मैं क्या क्या सब्जेक्ट जो है मेरे होंगे। एक मेडिको के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होता है और आपने क्या चुना? सर इट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन। अब ऐसा है कि मेरा मेडिकल, मैंने सोचा नहीं था कभी सिविल सर्विस में आने का शुरू में ग्रेजुएशन में। तो मैंने जो भी अब मेरे सब्जेक्ट्स थे मैं सीरियसली उनको पढ़ता था, क्योंकि मैंने PG के लिए आगे अपेयर करना था। तो उसी दौरान मेरे लिए इजी था मेडिकल साइंस लेना। अब तो एक ही ऑप्शनल होता है, तो मेरे लिए इजी था मेडिकल साइंस लेना। क्या ऑप्शनल लिया आप? मेरा मेडिकल साइंस ही ऑप्शनल था। ठीक है। बाकी तो सब्जेक्ट सबके कॉमन रहते हैं। ऑप्शनल में यही है कि किसी का अगर जैसे आपका बैकग्राउंड है तो नो डाउट वो हेल्प करता है आपको। अगर आपने अच्छे से अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो ईजिली आप कवर कर सकते हैं टॉपिक्स। ऑल्दो सिलेबस बहुत ज़्यादा था, काफ़ी बार मुझे फील हुआ कि कोई दूसरा अगर सब्जेक्ट में लेता तो जितना टाइम मैं मेडिकल साइंस को दे रहा था उतने टाइम में मे बी मैं 2 बार उसको रिवाइज कर लेता। हाउएवर मेरे लिए कंपैरेटिवली उतना ज़्यादा ऑल्दो स्ट्रेसफुल था बट बहुत डिफिकल्ट नहीं रहा। बट जिस बंदे को इंटरेस्ट नहीं है बहुत तो आपके ऑप्शन क्या थे? मेडिकल साइंस ही? मेरा मेडिकल साइंस था, बट इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन्स इंटरेस्ट। लेकिन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब भी तो आपको पढ़ना पड़ता है जी। तो डॉक्टर साहब को आसान लग रहा था ये सब कुछ या मुश्किल लग रहा था? सर मुझे काफ़ी और सब्जेक्ट्स भी हैं जो मुझे बहुत, जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें मेरी इंटरेस्ट अच्छी थी। हिस्ट्री मुझे अच्छा लगता था, स्पेशली प्रीलिमिनरी एग्जाम जब दे रहे थे उस पढ़ने में मज़ा आता है। बट मुझे लगा कि मैंने ग्रेजुएशन में जो 5 साल किया, एक पहले मैंने सोचा नहीं था और मेरे लिए ट्रांजिशन था, वो एक वे था कि मैं इन टच भी रहूँ अपने मेडिकल फील्ड से। इसमें ऐसा भी होता है, आप जब सिविल सर्विस के लिए आपको पता नहीं, ऑल ओवर दी इंडिया आपको कम्पीट करना पड़ता है, तो एक आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन तो आप वापस जाके कुछ तो जॉब कर पाएँ। तो मेरे लिए सॉर्ट ऑफ इन टच रहने का वे था विद द मेडिकल साइंस। इन केस इफ आई डू नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन मैं वापस जा सकता हूँ। बट जो लोग हैं मुझे लगता है उनको अपनी इंटरेस्ट देखनी चाहिए। बहुत सारे वीडियोस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप एक वीडियो देख लीजिए, उसमें यही आपको गाइड करते हैं कौन सा ऑप्शनल देखना है। आप डिफरेंट वीडियोस देखिए, उनकी बेसिक बुक्स को एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस में आपकी इंटरेस्ट बन रही है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आपका ये, जैसे आपने मुझे बताया कि शायद 3rd अटैम्प्ट था, जिस 3rd अटैम्प्ट में आपने इसको क्वालिफाई किया। एक बार आप एग्ज़ाम देते हैं, आप हार जाते हैं, दूसरी बार आप देते हैं, फिर हार जाते हैं, ये तीसरी बार के लिए बड़ा हौसला और बड़ी हिम्मत वाली बात है। पहली बार क्या हुआ, दूसरी बार क्या हुआ, और फिर उसके बाद तीसरी बार जब आपने एग्ज़ाम के लिए बैठने का इरादा बना लिया तो क्या मोटिवेशन था, क्या इंस्पिरेशन थी जिसने आपको कंटिन्यू करने में आसानी करी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया तो आई वॉजेंट वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि कम ही टाइम हुआ था पढ़ते हुए। तो वहाँ पे मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया प्रीलिमिनरी। मैंने दोनों में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो था वो मैं क्लियर नहीं कर पाया। ऑल्दो मेंस के लिए प्रिपेयर साथ साथ में करता रहा मैं, बट वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली मुझे कि मेंस का एग्जाम लिखूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वॉजेंट वेरी श्योर कि क्लियर होगा या नहीं। हाउएवर सेकेंड अटेम्प्ट में और थर्ड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। जो एक चीज़ मुझे लगा मेजर डिफरेंस मेरे में था सेकंड और थर्ड में, दैट वाज कॉन्फिडेंस। सेकंड में प्रीलिम से पहले मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे लग रहा था शायद क्लियर नहीं होगा, और एग्जाम में भी मैं थोड़ा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, मैं डर गया था उस टाइम पे। थर्ड अटेम्प्ट में ऐसा था कि एक तो फेयर ऑफ फेलियर था, क्योंकि आप 2 बार अटेम्प्ट किए, आपने अपना करियर छोड़ा हुआ है पीछे, वो था। और दूसरा मोटिवेशन फैक्टर हमेशा रहता है। आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। स्पेशली एक गोल अगर आपने पर्पस ऑफ लाइफ आपको पता है। थर्ड अटेम्प्ट में आते आते मेरे को ये फील हो गया था कि आई हैव टू गो फॉर पब्लिक सर्विस। वो एक एम है, कुछ छोटे छोटे मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। एक तो ब्रॉड एम होता है आपका अपना पर्सनल सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। दूसरे बाकी एम्स होते हैं जैसे आपको लोगों को सर्व करना है, या जो फेयर ऑफ फेलियर है, ये सारे कंबाइन करके आपको पुश करते रहते हैं टुवर्ड्स सी गोल्स। तीसरी बार आपने इम्तिहान लिखा और उसके बाद आप कामयाब हुए, लेकिन मामला ये है कि
कॉन्टिन्यूसली अपने दिमाग को फोकस्ड रखना, हिम्मत बार बार बांधना। पहली अटेम्प्ट के बाद रिजल्ट आता है, आपके कुछ दोस्त सिलेक्ट हो जाते हैं, दूसरी अटेम्प्ट में भी कुछ रिजल्ट आता है तो आपके कुछ दोस्त सिलेक्ट हो जाते हैं जी। और उसके बाद हिम्मत बांधे रखना, और उसके बाद तीसरी अटेम्प्ट, तीसरी कोशिश करना। कितना मुश्किल काम है। और बिल्कुल हकीकत ज़रा कैमरे के ऊपर बताइएगा कि कौन सी क्या चीज़ आपको कॉन्टिन्यूसली इंस्पायर कर रही थी कि एक बार आप हार गए और आपके तमाम दोस्त निकल गए, या कोई एक दो दोस्त चले गए, दूसरी बार चले गए, फिर ये भी जहन में कि यार ये तो मेरे जूनियर होंगे, ये मेरे सीनियर हो जाएंगे, मैं इनका जूनियर हो जाऊंगा। तो क्या थी वो मोटिवेशनल चीज़ें, ताकि लोगों को भी ये पता चले कि अगर आप हारे हैं, आप रेस से आउट नहीं हैं। सर पहले जो बाकी लोग साथ में सेलेक्ट हो रहे थे उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो कभी फील हुआ नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो इंस्पिरेशन थे। मेरे कुछ बैचमेट्स हैं अपने, कुछ हम साथ में प्रिपेयर कर रहे थे जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गए, लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गए, तो उनसे हम गाइडेंस लेते थे। मुझे लगता है ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जहाँ पे बंदा सोचे कि मैं पीछे रह गया, लोग आगे हो गए। जो चीज़ें उन्होंने इंप्रूव की थी, जो आपसे बेटर था, मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को है उनसे। बाकी रही स्ट्रेस की बात और ये जो फील होता है कि हम कर पाएंगे या नहीं, वो तो रहता है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो डिफ़िकल्ट लग रहा था क्लियर करना, कंपटीशन बहुत ज़्यादा लगता है। मैं जब दिल्ली में शुरू में गया तो वहाँ पे इतने लोग आपको दिखते हैं, हज़ारों में लोग, तो लगता है शायद क्लियर नहीं होगा, और सभी लोग डेडिकेटेड है। तो वो हमेशा स्ट्रेसफुल फैक्टर तो रहता है। हाउएवर वही है, आपका एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा जो आपको हमेशा करता रहेगा हेल्प। बाकी मेरे सीनियर्स हैं जो सेलेक्ट हुए थे, उनसे गाइडेंस लेते रहे, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। प्रीलिम्स में कुछ स्ट्रैटेजीज थी जिसमें मैं लैक कर रहा था, उस पर वर्क किया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हार्ड वर्क, जो आपको मिनिमम चाहिए होता है। आई वुड से मिनिमम 6 hours ऑफ स्टडीज़ एवरी सिंगल डे, एक्सेप्ट फॉर योर अदर देन योर न्यूज़पेपर्स। हो सके तो जितना ज़्यादा आप कर सकें, 8 hours 10 hours, और डेडिकेटेड होना चाहिए। मेरे लिए ये था। नींद कितनी करनी चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो सोते नहीं, पूरी रात पढ़ते रहते हैं। सर मैं कमिंग फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड, आई वुड से एटलीस्ट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि वो आपका नॉर्मल साइकिल है। कुछ एक मेरे IAS ऑफिसर्स जो हैं, जिनको मैं जानता हूँ जी, उनका शेड्यूल बिल्कुल उलट है जी। पूरी रात जागते रहते हैं, पूरी रात काम करते हैं, रिटायर्ड हैं, पूरी रात काम करते रहते हैं और सुबह 8 बजे सो जाते हैं। क्या ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक को इस तरीके से चलाना, आप डॉक्टर भी हैं, क्या ये सही है, या आपको लगता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे चल रही है वैसे ही चलने दीजिए, उसी में कुछ अल्टरेशन की जा सकती है? सर मैं एडवाइस तो यही करूँगा कि बेटर है शाम को सो जाइए, जो नाइट सोने के लिए उसका यूटिलाइज हो सकता है। हाउएवर बहुत लोग हैं, मेरे साथ कितने लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया हुआ है एग्जामिनेशन और आगे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर आप दिन को भी सो रहे हैं, शाम को भी सो रहे हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पीसफुल 7 to 8 hours ऑफ स्लीप चाहिए। एक तो आपकी नॉर्मल बॉडी के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, और दूसरा ये कि अगर आप एग्ज़ाम में आपको अपेयर करना है, आपको पूरा आपका फ्रेश माइंड चाहिए। अगर आप 5 घंटा 6 घंटा सो रहे हैं तो आप नहीं वो प्रिपेयर कर पाएंगे जो आप 6 to 10 hours और 12 hours आप प्रिपरेशन में दे रहे हैं। अगर आपको एक्सटेंड करके उसको 16 भी आप कर दे, लेकिन आप सोए नहीं है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम रहेगी। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। फेसबुक एक डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टाग्राम डिस्ट्रैक्शन है, उसके माहौल एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। मोहल्ले में जी ये हो गया, सड़क पे ये हो गया, फलानी की लड़ाई हो गई। तो एक पढ़ने वाले लड़के को जिसका मकसद ये है, जिसका गोल ये है कि उसको सिविल सर्विसेज करना है, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, और इन हालात को बदलना है, सिस्टम को तब्दील करना है, क्या एडवाइस करेंगे आप उसको कि उसे इन सब चीज़ों में पढ़ना चाहिए कि फेसबुक के ऊपर जल्दी जल्दी जाकर कमेंट कर दे, मैंने कर दिया कमेंट, फेसबुक के ऊपर कोई वीडियो आ गई, मैंने कर दी शेयर, ठीक है मैंने अब, क्या आपको लगता है कि इज दिस अ गुड स्ट्रैटेजी कि you are continuously busy commenting on videos, commenting on things where I think you should not? आपका क्या एडवाइस रहेगा? सर मैं ये बोलूँगा कि जो सोशल लाइफ है थोड़ा बहुत उसको रिस्ट्रिक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनली आई हैड डीएक्टिवेटेड माई फेसबुक अकाउंट, अब तो डिलीट भी कर दिया है। व्हाट्सएप पे भी मैं नहीं था। अभी इंटरव्यू की स्टेज में अभी हमें ग्रुप डिस्कशन करना होता था, वीडियो कॉल, स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड फेज, तो उसके लिए व्हाट्सएप इंस्टॉल किया। बट अदरवाइज फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ डिलीट कर दिया था मैंने। लेकिन मेरे बहुत सारे लोग हैं जो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं फॉर स्टडिंग। फेसबुक पे आपको बहुत सारे, जैसे WHO का उनका फेसबुक का पेज, आप इजीली वहाँ पे जाके आपको कोविड के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। तो आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। एक टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप्स हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स। व्हाट्सएप पे हमने अपना ड्यूरिंग द इंटरव्यू फेज, हम 4 लोगों का JNK के स्टूडेंट्स हैं, हम प्रिपेयर करते रहे पूरे 4 महीने में। ये बहुत सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर जो सोशल लाइफ है, बहुत ज़्यादा बाहर घूमना, बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है उसको लिमिट करने की ज़रूरत है। काफ़ी लोग कर भी लेते हैं क्लियर, लेकिन जैसे मैं पर्सनल बोलूँ, अगर मैं अपना टाइम ज़्यादा डिवोट करता तो शायद मैं क्लियर नहीं कर पाता। तो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कीजिए। हाउएवर इसका पॉजिटिव वेज भी हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं।
बट जहाँ पे आपको लग रहा है आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो बेटर है उसको डीएक्टिवेट कर दीजिए अगर कर सकते। डॉक्टर साहब एक और चीज़, बहुत सारे लोग गुस्से में आ जाते हैं, बड़े पोटेंशियल लड़के, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, अपना कठुआ, सांबा, उधमपुर के रूरल एरियाज़ में रहने वाले बच्चे, बड़े काबिल, बड़े लायक और बड़े खूबसूरत अंग्रेज़ी लिखने वाले बच्चे, गुस्सा, बड़ी नाराज़गी है, सिस्टम से नाराज़ हैं, कहीं कुछ हो गया उससे भी नाराज़ हैं। आप क्या एडवाइस करेंगे उनको कि जैसे आपने आज सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, अब आप एक निज़ाम का हिस्सा बनेंगे और आप निज़ाम के अंदर जाकर निज़ाम को बदल सकते हैं, उसको आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए और अच्छा बना सकते हैं। वो तमाम बच्चे जो अपना गुस्सा दाएं बाएं इधर उधर निकालते हैं और उलझनों में उसके बाद उलझ जाते हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? सर एडवाइस तो हमेशा से ये रहेगी, जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था दिखता था लोग जो हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो वो तो फील होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब वही है आपको एनर्जी को किस डायरेक्शन में लेना है। मैं भी उस टाइम पे हो सकता है कि मैं मेडिकल फील्ड को परस्यू करता रहता आगे, लेकिन फ्रस्ट्रेटेड रहता कि काम नहीं हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना है, जो ट्रस्ट है बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स वो कम होता जा रहा था, क्योंकि हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे भी आती है। अगर हम नेगेटिवली अपनी एनर्जीज़ को मोल्ड कर देंगे तो वो काम नहीं करेगा, इवेंचुअली कुछ भी इंप्रूव नहीं होने वाला है। हम यूथ हैं, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, जेएंडके के लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी जो भी आपका एंगर आप बोल रहे हैं या जो भी फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, लोग चाहते हैं बेहतरी के लिए ही चाहते हैं लोग, उसको उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एंट्रिंग इनटू सिविल सर्विसेज। बहुत सारे अदर अपॉर्चुनिटीज, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, उसमें एंटर करके आप बी अ पार्ट ऑफ द चेंज रादर देन कर्सिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल टुगेदर। अब बात करेंगे आपकी अब्बा जी की, आपकी अम्मी जी की। जानना चाहूँगा कि आलमा इकबाल का, ज़रा अगर थोड़ा सा मैं तारीख़ में चला जाता हूँ तो आलमा इकबाल के दौर को याद करता हूँ तो वो कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरी अम्मी जो है रात भर में कुरान पढ़ता था, तो मेरी अम्मी जो है सुबह आती थी, उन वर्कों को सुखाती थी और दोबारा से मैं उसको पढ़ता था, और पूरी रात भी अगर मैं बैठता तो वो ये इंश्योर करती थी कि मेरा खाना, मेरी रोटी और मेरा नाश्ता और मेरा डिनर, इन तमाम चीज़ों का वो ख्याल रखती थी। तो इस तरह से मतलब कोशिश उनकी ये कहने की, और हर एक बड़ा आदमी जब भी आप बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो भी अपनी अम्मी को लेकर, उनकी वो जब भी कोई बड़ा काम करना है तो पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने चले जाते हैं। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अम्मी का और आपके अब्बू का इस सिविल सर्विसेज के सफ़र में कितना ज़बरदस्त रोल और कितना सेक्रीफाइस है उनका, कि आज आप सिविल सर्विस क्वालिफाई कर गए हैं और न जाने देश के किस भाग में जाकर जो है आप देश की भी सेवा करेंगे, लोगों की भी सेवा करेंगे। सर सबसे ज़्यादा तो जिन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, जिनकी वजह से मैंने आज क्लियर किया है, मेरे पेरेंट्स हैं। जिस टाइम मैंने डिसीजन लिया था टू मूव फ्रॉम मेडिकल स्ट्रीम इनटू सिविल सर्विसेज, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़े डरे हुए थे, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप है, क्लियर होगा नहीं होगा। अब बस 1 साल तक मैं पीजी एंटर कर सकता था, उसके बाद लाइफ थोड़ा सेटल हो जाता है बंदा। तो वो चीज़ को लेके घर वाले एप्रीहेंसिव थे, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं ये बोलूँगा कि द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ विच आई कुड qualify this examination after Almighty were my parents only। ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगे? मम्मी डांटती थी ज़्यादा या अब्बू आगे कहते थे कि भाई पढ़ाई करो, मेहनत करो, या ऐसा कुछ नहीं है, आप करो जो आपने करना है? सर जो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए उल्टा होता है। अगर आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं आप थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपको उतना मेहनत करनी पड़ती है। तो काफ़ी बार घर वाले बोलते थे कि थोड़ी देर आराम करो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लो। तो ऐसा कभी नहीं उन्होंने बोला है कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ लीजिए, बट ये है कि मोटिवेट हमेशा करते रहे। और एक चीज़ है जो लेकिन आप बड़े डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, ना आप क्रेडिट अम्मी को ज़्यादा दे रहे हैं ना अब्बू को ज़्यादा दे रहे हैं, डर किसका ज़्यादा है? सर डर नहीं रहा है कभी, हमेशा सपोर्ट ही मिली है। टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे जब MBBS में एंटर करना था, 12th क्लास में थे, तब थोड़ा डर होता था, बट वंस आई क्वालिफाइड MBBS, जब ख़त्म हुआ मेरा ग्रेजुएशन, उस टाइम पे हमेशा से सपोर्ट रहा है। डर की कोई फैक्टर नहीं था। अम्मी का ये है, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, तो काफ़ी बार ऐसा लगता है कि मैं अगर एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मम्मी भी साथ में मेरे एग्ज़ाम दे रही है, वो है। पापा थोड़े कूल रहते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से, लेकिन मोटिवेशन दोनों से मिलता रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट हमेशा उनके साथ। भद्रवाह जाते हैं? असर जाते हैं, बीच बीच में जाते हैं। कनेक्ट है अभी भी भद्रवाह के साथ कुछ? सर काफ़ी लोग हैं उनके साथ कनेक्ट है, जगह बहुत पसंद करते हैं घूमने के लिए। तो आज आपको भद्रवाह के लोग फ़ख्र भद्रवाह कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद भद्रवाह से किसी ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है। जी सर। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या ज़्यादा बड़ी खुशी आपके लिए होगी कि जम्मू में आपको 10 लोग मिलें, 100 लोग मिलें और आपको मुबारकबाद दें और आपकी तारीफ़ करें,
या आप भद्रवाह जाएं और पूरा भद्रवाह जो है ये कहे कि यार ये तो भद्रवाह का लड़का है, ये कामयाब होगा, ये सिविल सर्वेंट बन गया, और जिस गली से आप जा रहे हैं लोग आपसे मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं। हालांकि कोविड है, इसमें तो नहीं मिलेंगे, मगर ज़्यादा खुशी कहाँ होगी? सर मुझे तो लगता है मेरे लिए दोनों ही बराबर चीज़ें हैं। सभी लोग अपने पूरा J&K की बात करें या किसी भी स्टेट में कहीं भी सर्व करने की बात हो, हमें कोई भी लोग, अगर मुझे लगेगा कि मेरी वजह से वो पॉजिटिव एक आउटलुक लाइफ को देख सकते हैं या इस एग्जामिनेशन को लेके देख सकते हैं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। खुशी जो कंग्रेचुलेट करें उससे ज़्यादा अभी थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है। अभी तक तो लोग कॉन्ग्रेचुलेट करें, अब आगे उनके लिए काम करना है, जो जिसके लिए वो खुश हैं हमारे क्लियर होने से, उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अभी निभाना है। वो एक चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही है। खुशी तो सर जो भी दिल से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है सभी की तरफ से हो रही है। कैडर कहाँ कर लेंगे अब आपको मान लीजिए J&K ना मिले और कुछ और मिल जाए? जी सर वो डिपेंड करेगा, हमने प्रेफरेंसेस भर दिए हैं ऑलरेडी, तो अब उसके ये सेकंड प्रेफरेंस क्या है? सर मैंने फर्स्ट तो मैं समझ रहा हूँ कि अपनी स्टेट हो, सर अपनी यूनियन टेरिटरी होगी। J&K था नहीं इस बार, इन्होंने क्योंकि AG/MUT में इन्होंने डाल दिया है। उसके बाद डिफरेंट जोन्स में जाना होता है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। सर मैंने इसके बाद मध्य प्रदेश सेकंड जोन में भरा हुआ है, उसके बाद आई हैव पुट तेलंगाना इन दी थर्ड जोन, तो ऐसे करके है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है। तो ये ऑल इंडिया सर्विस है, टू बी वेरी फ्रैंक। इसमें आपको कौन सा गार्डन मिलेगा, कौन सी जगह मिलेगी, यू कैन नेवर बी श्योर। तो अभी सर्विस का भी पता नहीं है, इनफैक्ट ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिले या बाकी रेवेन्यू सर्विस कोई भी मिले, तो जो भी मिलेगा सर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सर्व। बिल्कुल। आखिर में आपसे चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जितने भी नौजवान जहाँ पे भी जम्मू लखनपुर से लेके करना, उड़ी, टंगदार तक जितने लोग आपको देख रहे हैं, कुछ खास मैसेज उन सभी लोगों के लिए आप अगर देना चाहेंगे तो कैमरा हाजिर है। मैं यही कहना चाहूँगा सभी यूथ को, जितने भी लोग प्रिपेयर करते हैं, एस्पायर करते हैं टू बी सिविल सर्वेंट्स, इट इज़ डूएबल। जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था मुझे लगता था मैं नहीं क्लियर कर पाऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक। जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया मैं फेल हुआ मिजरेबली, सेकेंड अटैम्प्ट दिया, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन भी क्लियर नहीं हुआ, मेंस देने का चांस नहीं मिल रहा था, तो मुझे लग रहा था शायद क्लियर ना करूँ। आज आई हैव गॉट अ रैंक विद इन 250। अब मुझे लगता है इट इज़ वेरी इजीली डूएबल, सभी कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ लोग हैं जो रिमोट एरियाज़ में काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम है, दे मे नॉट कम टू जम्मू और दे मे नॉट बी एबल टू गो टू दिल्ली, बट ऑनलाइन बहुत सारे आपके चैनल्स अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी अनअकैडमी है, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आप इजीली बढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, यू जस्ट हैव टू स्टे कॉन्फिडेंट। और जितनी भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी सीनियर्स हैं, हमारे सीनियर जो सेलेक्ट होते थे, हम उनसे गाइडेंस लेते रहते थे, आप उनसे गाइडेंस लेते रहिए। ऑनलाइन बहुत सोर्सेज हैं, वो उनको अवेल करते रहिए एंड बी कॉन्फिडेंट, बी मोटिवेटेड, आपका क्लियर हो जाएगा इफ़ यू वांट इट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर असरार, आपने इन्हें सुन लिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। तो आपने डॉक्टर असरार को सुन लिया कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, तमाम चीज़ें मुमकिन हैं और आप कर भी सकते हैं, मगर मुसीबत और परेशानी ये कि हम बहुत सारी उलझनों में उलझ के रह गए हैं। निज़ाम के अंदर बदलाव हम सब का ख्वाब है, हम सब निज़ाम के अंदर बदलाव चाहते हैं, हम एक बेहतरीन निज़ाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब के घर में चूल्हा जले, हम चाहते हैं कि गरीब को भी उतना ही मिले जितना एक मिडिल क्लास को मिलता है, जितना एक अमीर आदमी को मिलता है। हम बराबरी वाली ज़िंदगी चाहते हैं, हम सुकून अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में आराम चाहते हैं, हम अपने लिए भी इंसाफ चाहते हैं, लोगों के लिए भी इंसाफ चाहते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब मुमकिन हैं जब आप निज़ाम का, सिस्टम का हिस्सा बनेंगे। निज़ाम से बाहर रहकर निज़ाम को सुबह से लेकर शाम तक कोसते रहना अक्लमंदी नहीं है। आप जब निज़ाम का हिस्सा बनेंगे तब जाके ये मुमकिन हो पाएगा कि वो बड़ा बदलाव आएगा, जिस बड़े बदलाव का मुझे और आपको और हम सबको इंतज़ार है। उम्मीद है कि आप डॉक्टर असरार की इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे और बदलाव का हिस्सा बनेंगे। दीजिए इजाज़त, आदाब।